हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के बारे में हमने सबसे पहले जाना कि बायोलॉजी क्या होती है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है और हमारे एग्जाम में बायोलॉजी से कौन कौन सी ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस पहले टॉपिक का नाम है ब्लड। ब्लड को रुधिर कहा जाता है, रक्त कहा जाता है और ब्लड ऐसा दिखता है, यह भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत वहां से करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन ब्लड में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह कहलाता है हीमेटोलॉजी। ये क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या कि कभी भी आपको लॉजी शब्द दिख जाए, कभी भी आपको क्या लॉजी शब्द दिख जाए, तो इस लॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? टू स्टडी होता है, यानी हम उस चीज का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। हम उस चीज का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर उसके बाद आप ब्लड का चेकअप करवाने जाते हो तो वहां पे एक डॉक्टर बैठा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लड स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो उस ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हीमेटोलॉजिस्ट। उसे क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजिस्ट। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको किसी के पीछे IST दिख जाए, जब भी आपको किसी के पीछे IST दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वह उस विषय में क्या है? विशेषज्ञ है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहां से आपको क्या पता चला कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? हीमेटोलॉजी। और जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजिस्ट। फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या कि आपने पढ़ा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है। ब्लड क्या करता है? परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है। अब देखो, अब बहुत सारों को यह पता नहीं चल रहा है कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये जो आपको दिख रहा है परिसंचरण तंत्र और ये आपको दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और कब की थी? 1628 में। तो ये चीज आपने एक और नहीं सीखी कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है और इसकी खोज किसने की और कब की। अब दोस्तों, अब एग्जाम में और भी पूछा जाता है, क्या कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब इंग्लिश मीडियम वालों को यह पता नहीं चल रहा है कि सर संयोजी उत्तक क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको ध्यान रखना है। मैं इसको बना देता हूं कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपको ब्लड के बारे में पता चला। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं
कि आपने देखा होगा कि कभी भी आपको चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो आप उसको मतलब उसकी मेडिसिन करते हो, उस पर पट्टी वट्टी लगाते हो तो हाथ में खून लग जाता है, तो आप देखते हो कि आपका जो ब्लड रहता है कैसा रहता है, बिल्कुल चिपचिपा रहता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मानव का जो ब्लड है वो किस टाइप का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वह जो ब्लड है वो कैसा रहता है, चिपचिपा रहता है। कैसा रहता है, चिपचिपा रहता है। और ये जो चिपचिपा है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है विस्कस। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विस्कस। विस्कस का मतलब क्या होता है, चिपचिपा। तो यहाँ तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि सर स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहा जाता है, हिमेटोलॉजी को कहा जाता है। ब्लड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड किसकी तरह कार्य करता है, तो आप बोलोगे कि सर परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। और रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और एक चीज ये पता चले कि परिसंचरण तंत्र के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि इसकी जो खोज है किसने की, विलियम हार्वे ने करी। और कब करी थी, 1628 में। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि आगे हमें ब्लड के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखनी है जो आज तक हमने कहीं पढ़ी नहीं। तो आप क्या करो कि साथ साथ में बिल्कुल आराम से धीरे धीरे नोट्स भी बनाते चलो। तो नोट्स बनाने से क्या होगा, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप जब खुद से नोट्स बनाओगे तो आप उसको समझोगे, उसको लिखोगे, तो आपको चीजें क्या है, ज्यादा समझ में आएगी। इससे क्या होगा, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और कम पढ़ोगे और याद ज्यादा रहेगा। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मानव का जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, या ब्लड के अंदर क्या घुलनशील होता है। तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, क्या ब्लड में घुलनशील, ब्लड में घुलनशील। तो घुलनशील का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मानव का जो ब्लड होता है उसमें क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है, जिसे O2 कहा जाता है। फिर मानव का जो ब्लड है उसमें क्या रहता है, CO2 रहती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फिर मानव का जो ब्लड रहता है उसमें क्या रहता है, पानी रहता है, जल रहता है, इसे क्या कहा जाता है, H2O। फिर मानव का जो ब्लड रहता है इसमें क्या रहता है, खनिज पदार्थ रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, खनिज पदार्थ। और खनिज पदार्थों को क्या कहा जाता है, मिनरल्स। इसको क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। और मानव का जो ब्लड है इसमें और क्या रहते हैं, पोषक तत्व। इसमें क्या रहते हैं, और पोषक तत्व, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट। अब देखो, ये तो आपको पता चल गया कि सर हमें पता नहीं था कि ब्लड के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्लड के अंदर जल होता है, ब्लड के अंदर खनिज पदार्थ होता है, और ब्लड के अंदर पोषक तत्व होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि ब्लड के अंदर निम्नलिखित में से उपस्थित नहीं होता है। मान लो वो ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और खनिज पदार्थ दे देगा, और चौथा ऑप्शन ऐसा देगा जो इनमें नहीं होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मानव का ब्लड होता है उसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको क्या करना है, मैं बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। अब सबसे पहले इस ब्लड के अंदर आपको और क्या पता होना चाहिए कि ब्लड की मात्रा। आपको क्या पता होना चाहिए, ब्लड की मात्रा। अब देखो, ब्लड की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। मेल के अंदर अलग होती है और जो फीमेल होती है उनके अंदर अलग होती है। अब देखो, आपको इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। अब जो मेल होते हैं उनके अंदर ब्लड कितना होता है, तो उनके अंदर होता है 5 से 6 लीटर। उनके अंदर ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ब्लड कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है।
अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे होता है कि पुरुषों के अंदर 5 से 6 लीटर होता है और महिलाओं के अंदर 4 से 5 लीटर होता है। तो इसके 2 रीज़न है। वो 2 रीज़न क्या है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा आरबीसी की होती है। ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? आरबीसी की होती है। आरबीसी की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो कितनी होती है, तो ये मिलियन में होती है। कितनी होती है? ये मिलियन में होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितनी होती है? मिलियन में होती है। अब देखो, अब होता क्या है कि आप मेल हो और एक फीमेल, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ब्लड में आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो आरबीसी की मात्रा जिसके अंदर ज़्यादा होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका मतलब क्या होगा? जिसके अंदर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होगी उसके अंदर ब्लड भी ज़्यादा होगा। फिर और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब हमारे वजन का कुल 7%। हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं हमारे पास। हमारे शरीर के कुल वजन का 7% क्या होता है? ब्लड होता है। अब देखो, अब अब पुरुषों और महिलाओं, इनमें आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि सर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वजन कम होता है ना कम। आप कोचिंग में भी आते हो, आप देखते हो कि लड़कियों का वजन बहुत कम होता है, मतलब आपको वो कुपोषित टाइप की लगती है। मतलब उनका ऑन एवरेज वजन क्या होता है? 35 से 40 किलो। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो कितना होता है? 35 से 40 किलो होता है। मतलब जिसके अंदर वजन ज़्यादा रहेगा उसके अंदर ब्लड भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और जिसके अंदर ब्लड ज़्यादा रहेगा तो उसके वजन का आप 7% निकालोगे तो वो भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है और पुरुषों के अंदर क्या होता है? ब्लड ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि महिलाओं में ब्लड कम क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे कि महिलाओं के अंदर क्या होता है कि आरबीसी की संख्या कम होती है। और दूसरा रीजन क्या है कि उनके शरीर का वजन कम होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का मतलब क्या होता है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ये यहां पे लिख देता हूं मैं, आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल, मतलब श्वेत लाल रक्त कणिका। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो आप बता दोगे कि 5 से 6 लीटर। महिलाओं में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि सर 4 से 5 लीटर। और हमारे शरीर का कुल कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो आप बता दोगे कि सर 7% ब्लड होता है। और हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। और कितनी होती है? ये मिलियन में होती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं। तो देखो, यहां से भी आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी, ये भी आपको पता नहीं था। आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी और आप बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखते जाओगे। तो दोस्तों, अभी आपने क्या पढ़ा था कि सर हमारे ब्लड में आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, तो फिर सबसे कम क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आती है प्लेटलेट्स और उसके बाद क्या आती है? डब्ल्यूबीसी। अब देखो इधर, अब आरबीसी हमारे शरीर में क्या होती है? ब्लड में सबसे ज्यादा। यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लड में सबसे ज्यादा। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि फिर सबसे कम क्या होती है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लड में सबसे कम।
अब देखो ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है और ब्लड में सबसे कम क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। अब एक चीज और आपने पढ़ी होगी क्या, कि ब्लड का कार्य क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड का कार्य क्या है, मतलब ब्लड का मेन वर्क, आपसे क्या पूछूं मैं, ब्लड का मेन वर्क। तो ब्लड का आपसे मैं मेन वर्क पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर ब्लड का काम क्या है, O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। तो ये तो आपको पता है कि ब्लड का मेन वर्क है O2 का परिवहन करना, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि O2 का परिवहन कौन करता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि O2 का परिवहन कौन करता है। तो जो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा होगा वही क्या करेगा, उसका परिवहन करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि O2 का परिवहन कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर O2 का परिवहन आरबीसी करती है। तो आपको क्या है कि मैं एक एक चीजें कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। तो ये आपने पढ़ लिया कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्लड में सबसे कम क्या होता है, ब्लड का मेन वर्क क्या होता है, और मेन वर्क O2 होता है तो O2 का परिवहन कौन करता है, तो ये आरबीसी करती है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसको मैं हटा देता हूं। मैं आपको एक एक चीज इसलिए ध्यान से पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो बायोलॉजी क्या है कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ये रटना नहीं है, समझना है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, कि ब्लड का रंग कैसा होता है। आपने क्या पढ़ा कि ब्लड का रंग कैसा होता है, ये आपने पढ़ा। तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमने पढ़ा है कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आप आसानी से बता दोगे कि ब्लड का रंग कैसा होता है। आप बोलोगे कि सर आप जिस मार्कर से लिख रहे हो ऐसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। लेकिन एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि ब्लड का रंग कैसा होता है। एग्जाम में क्या पूछता है कि ये लाल होता है तो किस वजह से होता है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि ब्लड का रंग जो लाल होता है वो किस वजह से होता है। तो वह वजह आपको पता होनी चाहिए। तो वह वजह क्या है, तो इसकी वजह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट, यानी हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से। अब देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। हीमोग्लोबिन बना है ना, ऐसे नहीं बना है डायरेक्ट हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, एक हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो ये जो हीम होता है ये हीम काय का होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो हीम होता है यह आयरन का बना होता है। ये किसका बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये आयरन का बना होता है। और आयरन को हम कैसे लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। तो हीम के बारे में आपको पता चला कि सर ये आयरन का होता है और ये लाल रंग का होता है। और ये जो ग्लोबिन होता है ये क्या होता है, आपने पढ़ा है क्या अभी तक। आप बोलोगे नहीं सर हमने तो इतना ही पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से लाल रंग का होता है। तो ये जो ग्लोबिन है ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये क्या है, ये प्रोटीन है। और ये कौन से कलर का प्रोटीन है, तो ये लाल कलर का प्रोटीन है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रोटीन है लाल रंग का, यहां पे लिख देता हूं, ये प्रोटीन क्या है, लाल रंग का। अब देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि अगर पेपर थोड़ा सा टफ बना दे तो एग्जामिनर क्या करेगा कि हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो ना हमने लुसेंट में पढ़ा है, ना स्पीडी में पढ़ा है, ना किसी और बुक में पढ़ा है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो पेपर टफ आ गया था, लेकिन पेपर टफ नहीं आया, आपने उस चीज को पूरा पढ़ा ही नहीं। मतलब आपसे पूछा जाए कि हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारे ब्लड में ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपने हीमोग्लोबिन के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखो ये चीज तो आपने पढ़ ली। अब उसके बाद आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं बता देता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये बात तो ठीक है, यहां तक तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आई। अब आप क्या करते हो कि बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, एकदम अचानक से चक्कर आने लगते हैं, आ जाते हैं चक्कर, है ना। तो वो किस वजह से होता है, मतलब उनका क्या है, बीपी बढ़ जाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि बीपी बढ़ गया या कम हुआ, तो आप क्या करते हो, ब्लड चेकअप करवाने जाते हो तो वहां पे आपका बीपी चेक किया जाता है। मतलब ब्लड को मापने वाला यंत्र,
ब्लड को मापने वाला यंत्र। तो ब्लड को किस यंत्र से मापते हैं? तो ब्लड को मापने वाला यंत्र क्या है? हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर, या कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको हीमोसाइटोमीटर भी बोलता है। इसको क्या बोलता है? हीमोसाइटोमीटर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड को कैसे मापते हैं, तो हेमोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपने पढ़ी नहीं होगी। कैसी? अब आपको ये पता होना चाहिए क्या कि कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है। अधिकतर रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें पूछा जाता है कि कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है। तो कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है? तो आप बोलोगे कि सर कॉकरोच के ब्लड का रंग सफेद होता है। तो ये चीज आपने देख ली। अब सफेद होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है। इसका क्या रीजन है कि कॉकरोच के ब्लड का रंग सफेद क्यों होता है? तो इसका क्या रीजन है कि ये सर हीमोलिम्फ या हेमोलिम्फ के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ को ही कहा जाता है हेमोलिम्फ। ये इसकी वजह से क्या होता है, कॉकरोच के ब्लड का रंग सफेद होता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैं आपको साथ साथ में बायोलॉजी की कोडिंग भी बता रहा हूं। ये जो लिम्फ आपको दिख रहा है, जब भी आपको कहीं लिम्फ दिखे, यहाँ पे भी लिम्फ दिखे, तो इस लिम्फ का मतलब क्या होगा? आप बोलोगे कि सर इस लिम्फ का मतलब होगा सफेद। मतलब आप कहीं भी लिम्फ देखोगे ना, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सफेद चीज के बारे में बात चल रही है। अब कॉकरोच के बारे में तो आपको पता चल गया। तो ऐसे एग्जाम में ऑक्टोपस के बारे में भी पूछा जाता है। ऑक्टोपस आपने देखा नहीं होगा, किसी ने नहीं देखा, गूगल है आपके पास, देख सकते हो, है ना। अब देखो ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। ये मैंने नीले पेन से लिखा था कि आपको ध्यान में रहे कि नीला होता है। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अब ये नीला किस वजह से होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नीला होता है सर, ये होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ये किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। अब ये नीला होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ये ऐसा मैंने क्यों बताया आपको? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर हमें कभी भी साइनिन वर्ड दिख जाए, किसी के भी पीछे साइनिन वर्ड दिख जाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि सर हम नीले रंग की बात करेंगे। और किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर। साइनिन का मतलब क्या होता है? नीला होता है। तो यहां तक आपने चीज पढ़ी होती, क्योंकि एग्जामिनर कॉकरोच और ऑक्टोपस के बारे में बहुत ही ज्यादा बार पूछता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसको मैं हटा देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा ब्लड वाला टॉपिक। आप बोलोगे कि हाँ सर हम बहुत ही आराम से बहुत सारी नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि ब्लड का पीएच मान, आपने क्या पढ़ा होगा? ब्लड का पीएच मान। तो आप बोलोगे कि सर ब्लड का जो पीएच मान होता है, हम आसानी से बता देंगे कि सर कितना होता है? 7.4 होता है। और ये कौन सी प्रकृति का होता है? ये होता है क्षारीय। क्षारीय प्लस एल्केलाइन, क्षारीय प्लस एल्केलाइन। अब आप बोलोगे कि सर हमें ये तो हमने सुना है कि क्षारीय क्या होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सर एल्केलाइन क्या होता है। तो एल्केलाइन का मतलब होता है जल में घुलनशील। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है? जल में घुलनशील। तो आपको क्या है कि एक एक चीज के बारे में मैं बता रहा हूं, आप आराम से नोट्स बना सकते हो। एक एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आए। अब देखो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखो, अब बहुत सारों को पीएच के बारे में भी पता होना चाहिए। पीएच के बारे में भी पता होना चाहिए कि सर पीएच मान आखिर होता क्या है। तो ये इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और होता है
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो पीएच मान, जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जाम में क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे। अब देखो ये तो आपको पता चल गया। अब पीएच जो मान है इसकी खोज किसने करी थी, जो पीएच मान है इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज किसने करी थी, तो इसकी जो खोज है वह करी थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और ये कब करी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर ये 1909 में करी थी। और इसकी खोज किसने करी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और कब की थी, 1909 में की थी। अब आपको मैं थोड़ी पीएच वैल्यू के बारे में बता देता हूँ कि हम पता कैसे करते हैं कि पीएच वैल्यू आखिर होती क्या है। तो इधर देखिए, हमारा जो पीएच स्केल होता है वो इस टाइप से दिखता है, 0 से यहाँ 7 और यहाँ 14 तक होता है। मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है ये किस प्रकृति की होती है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ये कौन सी प्रकृति की होती है, अम्लीय, यानी एसिडिक प्रकृति की होती है। और ये जो 7 से 14 तक होता है ये कौन सी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इसको क्या कहा जाता है, बेसिक। ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब जो यहाँ पे 7 पे जो चीज रहती है इसको क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। तो ये क्या एक पीएच स्केल होती है। ये आपने देखी कि सर यहाँ से हम देखेंगे तो ये अम्लीय प्रकृति होती है। ये इसको मैं थोड़ा डार्क बना देता हूँ तो आपको ध्यान में रहे कि सर 0 से 7 क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर से बना देता हूँ तो कि 7 से 14 कितनी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। ये इसको थोड़ा डार्क बना देता हूँ तो आपको नंबर भी ध्यान में रहेंगे कि इन नंबर की बात की जा रही है। अब आप बोलोगे कि सर ये चीज तो हमें समझ में आई, लेकिन सर पीएच वैल्यू की ब्लड में क्या जरूरत पड़ी। मैंने ये तो बता दिया कि 7.4 क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन ब्लड में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने ब्लड में पीएच मान को निकाला। तो पीएच मान का ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। ये क्या करता है, पीएच वैल्यू प्लाज्मा की वैल्यू का संतुलन करता है। मतलब प्लाज्मा का क्या करता है, ये संतुलन करता है कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा कम या ज़्यादा हुआ या नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लाज्मा का संतुलन, मतलब प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये आपने देखा कि सर हमने यहाँ से भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है। अब इसमें और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। एक छोटी सी चीज़ बची है, उसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे कि हाँ सर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है बायोलॉजी, और ब्लड के बारे में इतनी सारी हमने नई नई चीज़ें सीखी ये हमें पता नहीं थी। तो देखो अब हम पढ़ेंगे ब्लड का निर्माण। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड का निर्माण। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है, ब्लड का निर्माण, कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बोन मैरो। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब बोन मैरो में ब्लड का निर्माण कैसे होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारी हड्डियां कैसी होती है। जैसे ये आपको हड्डियां दिख रही होगी, ये आपकी क्या है, हड्डी है। और ये हड्डी बनी हुई है, इसके अंदर क्या रहता है, खाली पार्ट रहता है। मतलब आप घर के अंदर नली देखते हो ना, कि नली के अंदर इधर से उधर देखेंगे तो हमें दिख जाएगा, ऊपर से पूरी हमें सर्कल टाइप की दिखेगी, और इधर से उधर देखने पर हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, हड्डी है। और बोन मैरो किसे कहा जाता है, मतलब इसके अंदर जो खोखला भाग रहता है, इसके अंदर जैसे खोखला भाग है, इसको मैंने ये रेड रेड कर दिया, तो ये क्या है, इसके अंदर ब्लड बनता है। ये रेड रेड कर दिया, इसके अंदर क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो ये जो खाली पार्ट रहता है इसी को ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोन मैरो। अब बहुत सारों को समझ में नहीं आए कि सर बोन मैरो क्या होता है। एक चीज बताता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा मार्कर का ढक्कन दिख रहा होगा। अब इस ढक्कन को देखो ध्यान से, ये आपको बाहर से क्या दिख रहा है कि ठोस दिख रहा है, और इसके अंदर क्या है, खाली जगह। मतलब मैं इसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी डालूं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि हाँ सर पानी चला जाएगा, मतलब ऐसा ही, मतलब ये क्या रहता है, दोनों साइड से पैक रहता है और इसके बीच खाली जगह रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है।
अब एग्जाम में पूछा जाता है कि सर बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, वयस्क के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो यहाँ पे मैं हड्डियों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती है। तो बच्चों के अंदर होती है 300 से ज्यादा। ब्लड के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 300 से ज्यादा। और जो वयस्क होते हैं, मतलब वयस्क का मतलब आप अच्छे से जानते हो, मतलब युवा अवस्था, तो उसमें कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है ना। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर हमें ये तो पता है कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है, लेकिन कितनी हड्डियों में ब्लड बनता है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो आपके शरीर में 206 में से केवल 150 से 160 हड्डियां ही होती है जिनके अंदर क्या बनता है, ब्लड बनता है। जिनके अंदर क्या बनता है, ब्लड। यानी 150 से 160 आपके अंदर ऐसी हड्डियां हैं यानी जिनके अंदर ब्लड बनता है, बोन मेरो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 150 से 160 ही ऐसी बोन मेरो है जिनके अंदर ब्लड बनता है। तो ब्लड के अंदर आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको घर पे हमें बताना है कि सर आपने हमें एक चीज बताई थी कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बतानी है आपको कि सर मेल के अंदर कितनी होती है ना, और फीमेल के अंदर कितनी होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये ब्लड अभी हमने शुरू नहीं किया है, ब्लड की हमने बेसिक जानकारी ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आप क्या करो कि आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हो ना, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ, ताकि हम क्या करें कि आपको बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं जिससे आपको एक ही जगह सारी चीजें सीखने को मिल जाए और आपको अलग अलग बुक यूज नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।